डाउन। तो क्या करेंगे आप? इन एनी इवेंट लेट्स आस्क मिस्टर लक्ष्मण हाके एट द मोमेंट ही इज विद अस। लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ओम श्री गणेशाय नमः। तो हमारे क्या नाम है इनका, गोपीचंद पाडलकर साहब, हाँ, उन्होंने, गोपीचंद पडळकर साहब। हाँ, उन्होंने दंगड़ अधिकारों के लिए श्री गणेश कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ, पवार साहब को अटैक करके, अजीत दादा पवार को अटैक करके। सर बहुत फ्रेम बहुत अच्छा है सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल हीरो लग थैंक रहे यू, हैं सर, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं, यू लुकिंग अरे, वेरी गुड। अरे हीरो नहीं, हीरो नहीं, मैं एक क्या बोलते हैं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जी, हमारे लिए तो आप हमारे हीरो हैं सर। लेकिन यस यस यस, लेकिन आप ये बोलिए। बताएं सर। गोपीचंद पडळकर की क्या बात है, हम दोनों एक एक स्कूल में पढ़े हैं। जी, एक सोशल मूवमेंट से आगे आए हैं। वो मेरा 2 साल से जूनियर है। और उनको मैंने बहुत सारे पद, वो मेरा वो जो पार्टी था हमारा, उनको वो मेरा जूनियर है। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि उन्होंने शरद पवार साहब को क्या भेड़िया बुलाया है, अजीत दादा पवार को बुलाया कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी कहा है कि हम तो इनको मानते ही नहीं हैं, अजीत दादा पवार जो, हम तो इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं मानते। और ये भी कहा है कि आप सिर्फ मरट्ठा मरट्ठा कर रहे हैं, अब तो दंगड़ समाज जो है वो पूरा सड़क पर आएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। यस, हम तो सड़क पे है। मगर गोपीचंद पडळकर साहब जो बोल रहे हैं, जो बोलते हैं, उसके पीछे मुझे मुझे जितना राजनीति का नॉलेज है और जितना मेरा लॉजिक है, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो उसके पीछे कोई बिहाइंड कर्टन, उसके पीछे कोई गॉडफादर है और उसके कहने से उनके स्क्रिप्ट पे वो बातें करता रहता है। ये मेरा आज का आपके पास तो उनके बारे में गॉडफादर मेरी कौन राय है है। सर, वो भी बता दें। और देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। शायद इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा माइल्ड सा, बड़ा सॉफ्ट सा इस पे स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ कि अजीत दादा पवार के बारे में, वो हमारे साथ हैं, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कहा है। लेकिन एक चीज तो है, मराठा आरक्षण की जो बात हो रही थी, अब उसमें जो दंगड़ समाज है उसको लेकर के बात फोकस में तो आ गई है, जो अभी तक बात आप कर रहे थे। आखिर में सरकार को, यानी ये गोपीचंद पडळकर साहब जो हैं, इनके द्वारा अब देवेंद्र फडणवीस साहब को भी इस चीज के बारे में जबरन बात करनी पड़ रही है। लक्ष्मण आगे साहब आप बताएं, अब इसका आगे क्या असर होगा, वो जरा बताएं। नहीं, मैं तो इसके ऊपर मेरी तो राय अलग है। और मैं इसके ऊपर ऐसी मेरी सोच है कि धनगर समाज का आरक्षण मराठा आरक्षण से ज्यादा तीव्र है। मराठा आरक्षण से तीव्र है। हर एक जिला में, हर एक तालुका में बहुत सारे लोग, हजारों लोग रोड पे आ रहे हैं। बहुत जगह पे अनशन चल रहा है, मगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं ले रही है। और धनगर कम्युनिटी में जो एक रोष है, वो रोष को डाइवर्ट करने के लिए वो सीधा गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रही है, भाजपा के ऊपर अटैक कर रही है। और देवेंद्र फडणवीस विलन बन चुके हैं। और ये सब सिचुएशन ध्यान में रखते हुए गोपीचंद पडळकर ने अजीत दादा पवार के ऊपर अटैक करके वो जो एक डायरेक्शन है धनगर कम्युनिटी के मूवमेंट का, उसको मुझे लगता है उसकी धार बोतट करने का प्रयत्न ये गोपीचंद पडळकर के हाथों से देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ऐसी मेरी राय है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी दंगड़ आंदोलन चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और वो चल रहा है साहब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो लक्ष्मण हाके साहब बता रहे हैं, बड़ी गंभीरता से लीजिए उसको, क्योंकि इनको जितनी नॉलेज है वीजेएनटी के बारे में, दंगड़ कम्युनिटी के बारे में, और किसी को नहीं होगी पूरे महाराष्ट्र में। मतलब कहने का ये हुआ कि गोपीचंद पाडळकर साहब को आगे कर दिया ताकि सबका फोकस तितर बितर हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ। यस, तितर मैंने कल मैंने लाइव किया था, 1 घंटा सवा घंटा लाइव किया था। बहुत सारे धनगर कम्युनिटी ने देख लिया और उसका जो फीडबैक है
99% लोग गोपीचंद पडळकर को अभी विलन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि गोपीचंद पडळकर साहब ने कई लोगों को हाथ में लिया, वो सीएम के पास गया और सीएम के पास जाने के बाद बाहर आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि 2 महीने के बाद हमें रिजर्वेशन के बारे में डिसीजन होगा। हमने आज तक हम वेट करते आ रहे हैं और 2 महीने हम वेट करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये धनगर कम्युनिटी के तरुण युवक लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो सब लोग उसके अपोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन का मूवमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में, वो थोड़ा नरम करने की बात गोपीचंद पडळकर के हाथ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और एकनाथ शिंदे की तरफ से हो रही है और ये अच्छी नहीं बात है। धनगर कम्युनिटी का आंदोलन और तीव्र हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दूसरी बात है लक्ष्मण आगे साहब, ये सवाल मैं आपसे बहुत पहले से पूछना चाहता था लेकिन आज तक पूछ नहीं पाया। सडनली मुझे याद आया कि दंगड़ कम्युनिटी जो है वो असल में अगर देखा जाए सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, वो ओडिशा में भी है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, क्योंकि उनको GAD लिखा जाता है, यहाँ पे GAR लिखा जाता है, शायद उसकी वजह से उनको अलग कर दिया है। इज दैट ट्रू? नहीं यस ट्रू, बट अभी 2024 और जिस दिन हमारे देश को, अरे यार फोन आ रहा है बीच में एक, कोई बात नहीं, 2020 में, अरे एक आदमी कॉल कर रहा है बीच में, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं जी, कोई बात नहीं। हाँ, जिस दिन हमारे देश को स्वतंत्र मिला, उस दिन और उस टाइम की सिचुएशन अलग थी और आज 2023-2024 की सिचुएशन अलग है। और जाखड़ धनगर ये बात अगर बोले तो सच भी है, मगर वो, अरे I think we'll get him back in just a minute. I think there's somebody who really desperately wants to get in touch. Desperately wants to get in touch with Mr. Lakshman Hage, and maybe doesn't want Mr. Lakshman Hage to speak on the Dhangar community. But the fact is, Pradeep ji, if you actually look at the shepherds, Ahalya Bai Holkar herself was from the Dhangar community. Exactly. Now, exactly. the point is, they have a case. Let's be very clear. They have a case. They've been ignored up till now. They have been virtually ignored. As far as the Marathas are concerned, the Marathas still have to prove that they are socially and educationally backward. And in effect, they have been socially persecuted and so on and so forth, and exploited, which the Supreme Court has found unjustified. But not so for the Dhangar community. The Dhangar community has been proven to be socially and educationally backward. Right? I think we've got him back. जी, बोलिए सर। हाँ, ये धनगर कम्युनिटी है। धनगर कम्युनिटी का जो एसटी के नॉर्म्स है, एसटी का रिजर्वेशन पाने के लिए जो भी नॉर्म्स रहते हैं, उनकी कल्चर अलग होना, वो जंगल के साथ जुड़े रहना, वो डोंगर दरिया में वो आदिम संस्कृति होना, कल्चर अलग होना, उसके देव धर्म देवात, उसकी रूढ़ी परंपराएं, शादी की पद्धत और उनका सिविलाइजेशन, उनका सामाजिक मागासलेपन, ये जो नॉर्म्स है, ये पूरे नॉर्म्स धनगर कम्युनिटी एसटी रिजर्वेशन का नॉर्म्स फॉलो करती है। मतलब 1947 या स्वतंत्र पूर्व कालखंड में वो पूरा आदिवासी का नॉर्म्स फॉलो करती थी, मगर आज 2023-24 में अगर उस नॉर्म्स का, उस पैरामीटर्स का हम सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। मगर मेरे महाराष्ट्र में 48 कास्ट ऐसे है जो एसटी की यादी में है। वो 48 कास्ट का नॉमिनेशन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, मगर 48 में से एक कम्युनिटी ऐसी है जो धनगर है, उसका नॉमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा नहीं है। मतलब 47 कास्ट को एसटी का रिजर्वेशन मिल रहा है और एक कास्ट को, वो जो धनगर है, उसको एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है।
प्रदीप जी। हाके साहब, आज जिस प्रकार से मोदी साहब कह रहा है कि ये इंडिया के इतिहास, डेमोक्रेटिक इतिहास में बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है जो निर्णय लिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मोदी साहब का कहना है कि हमने दिखा दिया कि सिर्फ हम बात ही नहीं करते, हम इंप्लीमेंट करते हैं। और मोदी साहब ये कह रहे हैं आगे जाके कि भगवान ने मुझे वो शक्ति प्रदान किया जो हर चीज असंभव होता है कि मेरे थ्रू ही संभव हो जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज गिनाया जिसमें, मगर राहुल गांधी जी का कहना है कि आप इसमें ओबीसी रिजर्वेशन को क्यों नहीं करते हो, आप कास्ट बेस्ड गणना से आप भाग क्यों रहे हो। राहुल गांधी जी का चार्ज है मोदी जी पे और कि कास्ट बेस्ड सेंसर से प्राइम मिनिस्टर मोदी भाग रहा है। तो हाउ डू यू सी दैट हाके साहब, कितने सच्चाई है, एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट मोदी साहब बोल रहे हैं। नंबियार साहब, ये जो बात है नारी शक्ति नंदन विधेयक 2023, ये जो विधेयक है, ये विधेयक भारत के कॉमन मैन जो सामान्य जनता है उनके खिलाफ है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना ये सम्मान की बात है, मगर इसकी जो फैक्ट है वो फैक्ट बहुत अलग है। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, ये जो 33% जो रिजर्वेशन का मामला उठाया है, मेरी महाराष्ट्र की बात अगर मेरे आपके सामने मैं रखूं तो हमारे महाराष्ट्र से अभी 8 एमपीज है, मतलब 8 एमपीज है महिला, और विधानसभा में 24 महिलाएं एमएलएस है। इसकी अगर संख्या हमने देख ली और इसका अगर प्रेजेंटेशन देख लिया तो उसका मतलब क्या निकलता है। मैं आपको 8 एमपीज के बारे में मैं आपके सामने राय रखता हूं। ये तो राजकीय बैकग्राउंड वाले सब लोग खासदार बनके हमारे महाराष्ट्र से दिल्ली की संसद में गए हैं। उनका नाम मैं आपके सामने रखता हूं। पूनम महाजन, उसके पिता बहुत बड़े लीडर है। प्रीतम मुंडे, उसके पिता बहुत बड़े लीडर है। सुप्रिया सुळे, उनके पिता बहुत बड़े लीडर है। भावना गवड़ी, उसके पिता। नवनीत राणा, उसके पति। रक्षा खड़से, उसके ससुर। हिना गावित, उनके पिता। भारती पवार, ये जो हमारे 8 खासदार हैं हमारे महाराष्ट्र से संसद में गए हैं, वो सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। और जो 24 महिला आमदार है महाराष्ट्र की विधानसभा में, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। अगर 33% रिजर्वेशन मिलने के बाद अगर ये सब आमदार, खासदार, मिनिस्टर, जो पॉलिटिकल मनी मैन, मसल ये पावर वाले लोग हैं, अगर उनकी ही महिलाएं अगर देश की संसद में जाएं तो हमारे महिला को कैसा न्याय मिलेगा। और मैं उसके आगे भी जाके मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। कोटा अंतर्गत कोटा, मतलब ये महिलाएं जो है, इस महिलाओं में ओबीसीओं का स्थान क्या रहेगा, एससी एसटी का स्थान क्या रहेगा, उसकी भी बात होनी चाहिए। उसकी बात में क्या उस विधेयक में क्या क्या किया है ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये मैं आपके सामने रखते हुए मुझे ये बहुत अफसोस की बात लगती है कि इसका फैक्ट क्या है। फैक्ट के ऊपर नरेंद्र मोदी का आगे की रणनीति क्या होगी, इससे अगर आश्वस्त नहीं होगा तो इतने बहुमत से ये विधेयक पारित हो गया है, मगर मेरे कॉमन मैन, कॉमन जो महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्गों से आती है, जो दलित वर्गों से आती है, जो ओबीसी वर्गों से आती है, जो क्या, इसका तो मुझे तो आंसर नहीं मिलता। मुझे बहुत अफसोस लगता है कि एक बाजू महिलाओं के विधेयक का मैं समर्थन करना चाहिए, मगर दूसरी बाजू को ये फैक्ट बहुत अलग है। इससे तो मुझे बहुत अफसोस, मुझे दुख लगता है ये बात आपके सामने रखते हुए। हाके साहब, दूसरा राहुल गांधी जी का कहना, राहुल गांधी जी आगे जाकर यह कहता है कि 90 सेक्रेटरीज है पूरे देश में, 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 ओबीसी से है, ओनली 3 फ्रॉम द ओबीसी। और ये 3 सिर्फ 5% देश का बजट वो कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में है, उनको अलॉटमेंट जो भी करना है। ये 3 से 5% बोला कि सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज नहीं हुआ है, राहुल गांधी जी का कहना है। तो मगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि बाबा ये सेक्रेटरीज थोड़ी देश चलाते हैं, हम जब देश चलाते हैं। तो अलग अलग अमित शाह बोले हमने जितने रिप्रेजेंटेशन दिया, 85 बीजेपी के 85 एमपीज आउट ऑफ 303 ओबीसीज है।
तो अमित शाह इस प्रकार से कह, तो राहुल गांधी जी का चार्ज एक्यूजेशन आप कैसे देखते हो आगे साहब? नहीं, राहुल गांधी की राय, राहुल गांधी का जो बयान है वो बहुत बराबर है, मगर राहुल गांधी का जिस दिन गवर्नमेंट था, कांग्रेस का भी इसके पहले गवर्नमेंट था ना, मेरे इंडिया का घटक पक्ष है कांग्रेस, मगर मैं इस समाज व्यवस्था की जो सिस्टम रन कर रही है विद द पीपल ऑफ इंडिया, कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, उनका जो तरीका है वो ओबीसीओ को देखने का या सामाजिक न्याय के लिए जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया है, इस रिजर्वेशन का आज तक का मेरा जो अनुभव है, क्लास 4 और क्लास 3 ये सिर्फ रिजर्वेशन से बराबर सस्टेन हो रहा है, मगर क्लास 2, क्लास 1, सुपर क्लास 1, चाहे न्याय व्यवस्था रहने दो, चाहे सेक्रेटरी की व्यवस्था रहने दो, चाहे वो जहां पे डिसीजन होता है, जहां पे निर्णय प्रक्रिया बोलते हैं मराठी में, वहां पे तो आज भी रिजर्वेशन फुलफिल नहीं है। अगर हमारे देश का अमृत काल हम मना रहे हैं, तो इस अमृत काल में ओबीसीओ का, दलितों का, एससी एसटीओ का, उनका क्या मायना है, ये तो बहुत अफसोस की बात है। वो फैक्ट तो बहुत अलग है। एक बाजू को हमने इसकी महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, मगर और मेरा बयान आगे जाके मुझे ऐसा मेरे पढ़ने में आया कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है, मगर वो विडो है, विधवा है, इसकी वजह से उनको प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता। अगर ये बात अगर सच होती है तो मुझे तो लगता है कि इस देश का क्या होगा। मुझे तो बहुत घटनाकारों को ये अपेक्षित नहीं था। दुरुस्त बात। लेकिन यहां पर सर ये बताएं कि आज तक जो भी रिजर्वेशन देखा गया है, पहले जैसे पंचायती राज में जब सबसे पहले रिजर्वेशन आया, तब महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी, आप महाराष्ट्र की बात पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, फोकस महाराष्ट्र पे ही रखते हैं। वहां पर भी पहले ये देखा गया कि सरपंच साहब जो थे, उन्हीं की बीवी या उन्हीं की बहन या उन्हीं की माँ है, उन्हीं को डाल दिया गया। तो वही अब इधर भी हो रहा है। आप जैसे आपने बताया, जो आठ आपने नाम गिनाए ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 8 out of 48, मतलब जस्ट अबाउट 3%। तो मतलब वो भी वैसे ही है, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का कोई, किसी का कुछ, किसी का ये सिर्फ आगे जाके मैं ये बोलूंगा, ये जो अभी जो लीड कर रहे हैं लोग महाराष्ट्र से मेरे, वो 48 खासदार और 288 विधानसभा सदस्य, ये सब लोगों की बीवियां, बहन, उसकी माँ, उसकी कोई, उसके घर वाले ही चुन के आएंगे। अगर ऐसे लोग सो कॉल्ड क्या 100 लोग अगर सामने आते हैं, तो गरीबों का, मजदूरों का, दलित महिलाओं का, वो जो गन्ना काटने वाले जो घुसतोड़ मजूर बोलते हैं, मैंने आपके डिस्कशन में एक बार बोला था कि 35 के आगे वो गन्ना काटने वाले जो महिलाएं रहती है, 35 के आगे उनका गर्भाशय निकाला जाता है। उनकी हेल्थ की समस्या है, ये हेल्थ की समस्या इन लोगों को क्या पता होगी। अभी मैंने जो नाम लिया, पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, सुप्रिया सुळे, भावना गवळी, रक्षा खडसे, नवनीत राणा, हिना गावित, भारती पवार, अरे इन लोगों को क्या मालूम है इस महाराष्ट्र में दलित महिलाओं का, वो उस्तोड़ महिलाओं का, विट भट्टी में जो मजदूर काम करती है, उनका क्या चल रहा है, स्लम्स में महिला है, चाहे वो प्रोसिक्यूटर महिला है, इनके बारे में इनको क्या पता है साहब। और जो दंगड़ महिला हैं, उनके बारे में तो कुछ मालूम हो ही नहीं सकता। अरे इम्पॉसिबल। दंगड़ महिला साहब, मैं एक बैकवर्ड कमीशन का मेंबर है, मैं आपको एक बहुत जवाबदारी से एक बात कहता हूँ। मेरे एक फास्ट फॉरवर्ड महाराष्ट्र बोलता हूँ। फुले शाहू आंबेडकर ने जन्म लिया जिस महाराष्ट्र में, पुरोगामी अगर सोचे तो पुरोगामी महाराष्ट्र वगैरह वगैरह ये सब बोलते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति की शुरुआत ही फुले शाहू आंबेडकर का नाम लेते हुए आगे हर कोई नेता, बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, राष्ट्रवादी रहने दो, मगर फैक्ट ये है कि आज भी 2023 में अगर 100 लड़कियां पहली में एडमिशन लेती है, तो 10वीं में आने तक उसका जो परसेंटेज है वो 40% रहता है, मगर 10वीं के आगे वो जो परसेंटेज है वो 27, 29 के आसपास
रहता है, नियर 37 या 30 तक रहता है। और वो जो हायर एजुकेशन है, वो जो है परसेंटेज, वो सिर्फ 12% रहता है। और वो 12% से टेक्निकल एजुकेशन में सिर्फ 4 या 5% रहता है, और पारंपरिक एजुकेशन में 5 या 6% रहता है। अगर मेरे महाराष्ट्र में कटौती का प्रमाण अगर इतना बड़ा है, तो महिलाओं का एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उनका निर्णय प्रक्रिया में जाना, ये अगर आंकड़े हम सामने रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स सामने रखते हैं, तो सोचने वाली बात मेरे सो व्हाट इज द महाराष्ट्र की है। सॉल्यूशन सर? सॉल्यूशन बताएं ना। ये तो जो आप अरे बता रहे हैं वो solution तो ये मेरे लिए हमारा बहुत डिस्टर्बिंग संविधान। है सर, मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है साहब, ये जो आपने बताया। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूं, मगर मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? क्या तो तुम्हारे साथ मैं सिर्फ शेयर कर सकता हूं, इसके आगे क्या कर सर सकता इसका हूं? सॉल्यूशन बताएं, मैं समाधान क्या है इसका? जितनी भी सभाएं होती है, मेरी जितनी भी सभाएं होती है, मैं 1 तारीख से 12 तारीख तक मैंने रथ यात्रा निकाली है मेरी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। मैं 100 सभा, कॉर्नर सभा ले रहा हूँ, गांव-गांव में जाके सभा ले रहा हूँ। मगर मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। इतना बड़ा एक बिल, क्या नारी शक्ति नंदन विधेयक 2023, मगर उसकी फैक्ट, अगर हम फैक्ट पे उतरे तो ये बहुत 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 अफसोस, सोचने वाला विधेयक है। 2 विधेयक सिर्फ अपोज में गए, 2 विधेयक। अगर मेरे संसद में, कायदा के सभागृह में ऐसे लोग गए हैं जिनको फैक्ट मालूम नहीं है, तो मेरे देश का क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, वो तो बताएं। क्या सॉल्यूशन? मेरे देश का सॉल्यूशन, वो जो कॉमन, अभी अभी हमारे देश में हमारा संविधान, सुनो मैं एक सीधी बात आपके सामने रखता हूँ। हमारे घटनाकारों ने, मतलब हमारा जिस दिन हमारे देश को स्वातंत्र मिला, स्वतंत्र मिलने के बाद हमारे लोगों ने ये जो सुग्रास, ऐसा सुग्रास मराठी में बोलता हूँ मैं थोड़ा, सुग्रास ऐसा जो मिठान्न बनाया है, मतलब सुग्रास असं जेवण बनवलंय। ये सुग्रास है, ये पंगत बैठी है, और पंगत को हम लास्ट में जो बैठा है, जो आदिवासी है, जो विजयंती है, जो ओबीसी है, जो बहुत दिनों से, हजारों सालों से इस सिस्टम ने उन्हें कुछ दिया नहीं है, मानवता का जीवन भी नहीं दिया है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे संविधान ने जो ऐसा मिठान्न बनाया है, मगर उनके पास जाने से पहले ये मिठान्न खत्म हो जाता है। अगर ऐसी बात रहेगी तो इस देश की तरक्की नहीं होगी, इस देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, और इस देश का हैप्पीनेस, इस देश का मानवीय मूल्यांकन का जो लिस्ट है, वो लिस्ट में भारत कभी आगे नहीं आएगा, और हमारे देश कभी आगे नहीं जाएगा। हम संविधान में क्या बोलते हैं, प्रियम्बल में क्या बोलते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस भारत के नागरिक होते हुए सब लोगों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इन सब दायरे में सब लोगों को समानता के साथ हम आगे लेके जाएंगे। ये बात हो रही है हमारे देश में? नहीं हो रही है इस देश में। और ये विधेयक, मैं एक आपके सामने मेरे महाराष्ट्र की बात रखता हूं। हमारे महाराष्ट्र में मतलब 1950 से 1970 तक हमारे महाराष्ट्र में अगर महिलाओं की एमपी की लिस्ट देखेंगे तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। कौन थे? अहिल्या रांगणेकर थी, कौन थे? मृणाल गोरे थी, उसके बाद प्रमिला दंडवते थी, और शेतकरी संगठना से बिलोंग करने वाली सरोज काशीकर थी। ये जो महिलाएं थी, ये महिलाएं मूवमेंट से आगे आई थी, कॉमन मैन से आगे आई थी, और एक चलवल, एक महिलाओं के बारे में, कामगारों के बारे में वो बात करती थी, और एक अच्छी तरह से एक प्रतिनिधि कैसा हो, इसका एक एग्जाम्पल, मॉडल ये अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, सरोज काशीकर, ये महिलाएं थी। मगर ये महिलाएं क्या है? पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, सुप्रिया सुळे, भावना गवळी, रक्षा खडसे, नवनीत राणा, हिना गावित, भारती पवार, ये क्या है लोग? ये कौन है लोग? हाके साहब, आज एक चैलेंज है आपके सामने कि 13 जिला में शायद विदेटीवार साहब बोल रहे थे कि दुष्काल है, दुष्काल से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ दुष्काल का। 685 किसान ने आत्महत्या किया पिछले 5-6 महीने में। किसान को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, बट किसान और ये इसको हैंडल शायद सरकार नहीं कर रहे।
सरकार का कहना है कि हम नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 1 है। नहीं। ये सरकार आने के बाद देव फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे कि देखो हमने एमवीएस से ये सरकार आया तो वी आर बिकम नंबर 1, 10वीं से फर्स्ट पे आ गए। कैसे देखते हो, कैसे दुष्काल का सरकार का कार्यक्रम क्या होना चाहिए? कौन से सेक्टर, सुनो, कौन से सेक्टर में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है ये बोलिए मुझे। इन्वेस्टमेंट में बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 हो गए। इन्वेस्टमेंट में 2000 से 2014 तक महाराष्ट्र 1 नंबर पे था। पहली बात सिर्फ 2 नंबर पे गया था, कोरोना का पेंडेमिक पीरियड था, उस टाइम में गुजरात 1 नंबर पे गया था और महाराष्ट्र 2 नंबर पे था। और अभी महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। इन्होंने क्या तीर मारा है ऐसा कि महाराष्ट्र 1 नंबर पे आया। और बात रही किसानों की बात, अगर ये खरीफ हंगाम तो पूरा गया है, खरीफ हंगाम हाथ से गया है। आज थोड़ी बारिश महाराष्ट्र में एक आध दूसरे जिले में हो रही है। आज महाराष्ट्र में बारिश का आगमन हुआ है, मैं स्वागत करता हूं, मगर एक हंगाम पूरा गया है हाथ से। गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रही है, बीमा नहीं मिल रहा है, दूध के बारे में किसानों के हर एक कोई समस्या है। ये समस्याओं पे ये गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर लिया है तो कौन सा बताइए। ये सीएम को चैलेंज है, मेरा डिप्टी सीएम को चैलेंज है। डिप्टी सीएम हो अपना फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि पीक बीमा के जो हमारे स्कीम है, पूरे फार्मर्स जितने किसान है उसका प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने हमें बचाया है। मैंने मेरे फेसबुक पेज पे बहुत बार मैंने किसानों के साथ जाके हो जा चर्चा। इस टाइटल के नीचे हम महाराष्ट्र के हर एक किसानों के पास जा रहे हैं। हर एक होटल, हर एक गांव का कट्टा रहता है, वहां वहीं पे जाके हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे फेसबुक पे लाइव बहुत बार किया है। लोगों का जो फीडबैक है वो अगर देखेंगे तो इस गवर्नमेंट के अपोज में पूरा महाराष्ट्र, किसान रहने दो, मजदूर रहने दो, दलित रहने दो, ओबीसी रहने दो, माइनॉरिटी रहने दो, हर एक आदमी, विद्यार्थी रहने दो, बेरोजगार युवक रहने दो, इस महाराष्ट्र में एक भी ऐसा सेक्टर नहीं कि वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती हो रही है। एक भी सेक्टर नहीं है। लाखों करोड़ों तरुण युवक ये बेरोजगार है जी। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब, चलते चलते ये बताएं कि अब ये आरक्षण का ये क्या है कि जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आया है बराबर। अब वो भूत तो बाहर आ गया है। अब शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार इस भूत को वापस बोतल में डालना चाह रहे हैं। क्या वो डालेंगे? हाँ, सफल हो जाएंगे। वो कैसे, वो भी बता दीजिए। और धनगर कम्युनिटी का हर 10 साल में वो एसटी आरक्षण के बारे में बहुत दिनों से हर 10 साल में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है सामने। उसका कंक्लूजन क्या होता है? एक आदमी को विधान परिषद, एक आदमी विधान परिषद में जाता है और वो कंक्लूड हो जाता है वो आंदोलन, बस। लेकिन इस बार लक्ष्मण आगे जी लोकसभा में जाएंगे, ये पक्का? नहीं, मुझे वो विधान परिषद नहीं चाहिए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो मैंने अभी जो आपके सामने बात रखी, जिस दिन मैं हाउस में जाऊंगा उस दिन मैं पोतराज, कड़क लक्ष्मी वाला पोतराज, गूगल में डालो पोतराज आएगा, उस पोतराज के बेस में मेरे कायदा के सभागृह में जाऊंगा और उस दिन तुम्हारे जैसे सब मीडिया को बताऊंगा कि असली भारत क्या है और नकली भारत क्या है, कारपोरेट भारत क्या है और असली भारत किसान, मजदूर, दलित सामाजिक न्याय के दायरे में प्रतीक्षा में आज भी खड़ा है। उनको ना घर है, ना एजुकेशन है, ना हायर एजुकेशन है, ना क्लास 1 सुपर क्लास 1 जुडिशरी क्या है, पारधी भटके विमुक्त जाति जमाती आज एससी एसटी कानून की वजह, आरक्षण की वजह कोई तो एक आदमी दिखता है, मगर ओबीसी के अंतर्गत जो विजय एंटी का अ और ब प्रवर्ग का जो बिलोंग करने वाला जो भटका विमुक्त है मेरे महाराष्ट्र का, आज भी उसको ना पैन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना घर है, ना कोई गवर्नमेंट की एक ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है। अरे मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत आगे की बात है जी। ये महिलाएं कैसी जीती है, ना उनके घर के सामने शौचालय है,
ये अफसोस की बात है, कौन सा अमृतकाल और कौन सा महिला विधेयक, किसको फायदा होने वाला है ये महिला विधेयक का? तो स्वच्छ भारत अभियान वो क्या है? वो बोल रहे अरे थे ना कि टॉयलेट्स बना दिए कितने करोड़। स्वच्छ भारत क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या स्टैटिस्टिक है। उनके पास ना इंपेरिकल डेटा है, ना इंपेरिकल डेटा। ये अरे कास्ट नहीं है, सेंसस नहीं कर रहे लोग। ये कास्ट नहीं है, सेंसस जिस दिन तक नहीं होगी उस दिन तक ये सामाजिक न्याय किसी को भी मिलेगा नहीं। ये सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए बजटरी तरतूद नहीं होगी। अगर बजटरी तरतूद नहीं होगी तो उनको नल से जल कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, शौचालय कैसे मिलेगा? दुरुस्त। कौन से स्टैटिस्टिक पे, कौन से आधार पे मिलेगा इनको न्याय? दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू। लक्ष्मण आगे साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। इट्स अ प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू। Very, very disturbing, Pradeep ji. But as Mr. Lakshman Hage says, जब उनके पास आधार कार्ड नहीं है, जब उनके पास पैन कार्ड नहीं है, जब उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर्स नहीं है, तो कौन सा नल और कौन सा जल? और वो नल तो किसी घर में लगेगा ना, जब घर ही नहीं है तो नल कहाँ से आएगा? ये हकीकत जो हके साहब जी। सुना रहे हैं, बहुत दुखदायक भी है और सच्चाई भी है, बिकॉज वो जमीन से जुड़ा है, रूरल एरियाज में काम कर रहा Sir, है। this Dangar सच्ची community, हकीकत जो है वो सामने पेश कर रहे हैं। Pradeep ji, सोचने वाली बात। these are the shepherds. They बिल्कुल। move from Nomadic one tribes, area yes. to another area in search of grazing grounds for their flocks, for their sheep. Now the point is, they seem to have been left behind. Yes, totally, sir. I mean, which is terrible. We've got to wake up to that fact. और इसी तरीके से न जाने और कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, न जाने और कितनी ट्राइब्स हैं, कितने ओबीसीज हैं जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं। I mean, time seems to have stood still for them and the rest of the world seems to have passed them by. They are not concerned with Chandrayaan 3 or with Aditya L1. We have to go out there, we have to take care of them. Balanced The government has to wake up. These are our people and there are crores of them. ये नहीं है कि इनकी संख्या बहुत कम है, करोड़ों में है।